हेलो गाइस, वेलकम टू बने यूपीएससी। आज हम अपनी यूपीपीसीएस और आरओ की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं नई प्रैक्टिस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था? तो किसके काल शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी है बाजीराव, ऑप्शन सी है नारायण राव, ऑप्शन डी है माधवराव। तो किसके शासनकाल में पेशवा का पद वंशानुगत होगा था? बाजीराव के काल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, अवदान शतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, यह एक बौद्ध पद्य ग्रंथ है। सेकंड है, इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। थर्ड है, यह कर्म के सिद्धांत और धार्मिक दान, आस्था और भक्ति की शक्ति की सत्यता का चित्रण करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? सत्य कथन का चयन करना। अवदान शतक जो है, ये देखिए, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये क्या है? पद्य ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना पाली भाषा में की गई। ये पाली भाषा में नहीं की गई थी, इसकी रचना क्या है? संस्कृत भाषा में की गई थी। ठीक है, यह कर्म के सिद्धांत और धार्मिक दान, आस्था और भक्ति की शक्ति की सत्यता का चित्रण करती है। ये सही बात है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड क्या है? ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युद्ध के बीच लड़ा गया, किस किस के बीच लड़ा गया? फर्स्ट है बेदरा का युद्ध, सेकंड है बाणीवास का युद्ध, थर्ड है सेंट थॉम का युद्ध। उपयुक्त कथनों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो बेदरा का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1759 में। ठीक है, किस किस के बीच लड़ा गया था? डचों के बीच और ब्रिटिश के बीच। डच और ब्रिटिश के बीच। बाणीवास का युद्ध ये कब लड़ा गया था? 1760 में। किस किस के बीच? ब्रिटिश और फ्रांसिस के बीच। अगला है सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम युद्ध इसे क्या कहते हैं? ये क्या है? प्रथम कर्नाटक युद्ध को ही सेंट थॉम युद्ध कहते हैं, सेंट थॉम या मद्रास का युद्ध। ठीक है, तो ये कब तक लड़ा गया था? 1740 से और 1748 के बीच। किस किस के बीच? फ्रांसीसी और मद्रास के, सॉरी मद्रास नहीं, कर्नाटक के नवाब के बीच। ठीक है, तो इसमें राइट युग्म पूछा है, कितने युग्म सही सुमिलित हैं? तो कितने हैं? फर्स्ट वाला भी रॉन्ग है और थर्ड वाला भी रॉन्ग है। तो कितने? एक ही सही सुमिलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित बांधों या जलाशयों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है नागार्जुन सागर, सेकंड है मैटूर बांध, थर्ड है टिहरी, फोर्थ है गांधी सागर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट है नागार्जुन सागर। देखिए नागार्जुन सागर कहाँ है? ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। कहाँ? कृष्णा नदी पर। किसमें? कृष्णा नदी पर। 1967 में बनकर तैयार हुआ था ये।
अगला है मेटूर वन। तो मेटूर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। ये कब बना था? 1934 में। अगला है टिहरी। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। कौन सी? भागीरथी नदी पर। कब बनकर तैयार हुआ है? 2006 में। अगला है गांधी सागर। ये कहाँ है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। कब बनकर तैयार हुआ है? 1960 में। तो क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर, तो सबसे पहले टिहरी आ जाएगा थर्ड पे, थर्ड। फिर कौन सा? फिर मध्य प्रदेश, गांधी सागर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट कौन सा आएगा? नागार्जुन सागर फर्स्ट, और फोर्थ पे आ जाएगा सेकंड वाला। 3 4 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है, भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पूर्वी घाट की तुलना में अधिक बंदरगाह हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, कोची बंदरगाह वेमनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है। थर्ड है, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए, पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की तुलना में अधिक बंदरगाह है, ये सही है। ठीक है, पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह है पूर्वी तट की तुलना में। सेकंड है, कोची बंदरगाह वेमनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है, ये भी राइट है। कोची जो बंदरगाह है वो वेमनाथ कयाल के मुहाने पर स्थित है। नेक्स्ट है, हल्दिया बंदरगाह महानदी डेल्टा में स्थित है, नहीं। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? कलकत्ता में है, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, कौन सी नदी है? ये हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर स्थित है। तो ये थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा, हुगली नदी। तो ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से किन्हें अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमण मत के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है? फर्स्ट है लोकसभा के सदस्य, सेकंड है राज्यसभा के सदस्य, थर्ड है राज्य विधान परिषद के सदस्य, और फोर्थ है भारत के उपराष्ट्रपति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य क्या हैं? ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। तो और राज्यसभा के सदस्य राज्य विधान परिषद के सदस्य और भारत के उपराष्ट्रपति, ये क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा एकल संक्रमण मत के माध्यम से चुने जाते हैं। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। बी है, छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सी है, परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। डी है, स्टेशन को कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी छावनी परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो देखिए, छावनी परिषद यह केंद्र सरकार के अंदर में काम करती है। ठीक है, तो ये राज्य सरकार का इससे कोई संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए नंबर गलत हो गया। छावनी परिषद के कार्यकारी के
अधिकारी की नियुक्ति क्या है? संबंधित राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। परिषद के अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से छावनी के क्षेत्र के नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं। ये भी गलत है, ये प्रत्यक्ष द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका जो कमांड करने वाला सैन्य अधिकारी होता है वो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए है यह बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति, बी है सरकारी नीतियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति, सी है मजदूरी और कीमतों में स्वतः वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति, डी है वित्तीय बाजार में सट्टा गतिविधियों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीति। देखिए अंतर्निहित मुद्रास्फीति क्या है? ये क्या है? कुछ विशेष आंतरिक कारकों में विशेष रूप से मजदूरी और कीमतों के कारण बनती है, से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर से ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फिर पीएसयू से अर्जित लाभ और लाभांश और लाभ। सेकंड है विनिवेश प्राप्तियाँ। थर्ड है भविष्य निधियाँ। फोर्थ है आयकर जैसे प्रत्यक्ष करो उसे अर्जित राजस्व। उपयुक्त में से कितने भारत की संचित निधि में शामिल होते हैं? तो जो भारत की संचित निधि में शामिल होते हैं उनका चयन करना है। तो देखिए पीएसयू से अर्जित लाभ जो है, लाभांश और लाभ, ये भारत की संचित निधि से शामिल है। विनिवेश प्राप्तियाँ भी भारत की संचित निधि से शामिल है। और आयकर जैसे प्रत्यक्ष करो और उससे अर्जित राजस्व जो है वो क्या है? भारत की संचित निधि में शामिल है। भविष्य निधियाँ नहीं है। भारत की संचित निधि से शामिल होने का मतलब होता है जो जिसे संविधान के संशोधन द्वारा ही पैसा निकाला जा सकता है इससे। ये आर्टिकल 266 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला साइट फंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ किससे आएगा? ऑप्शन ए है ग्रुप ऑफ 20 या G20, बी है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, सी है राष्ट्रीय सौर मिशन, डी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो साइट फंड का संबंध किससे है? यह भी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास किया है। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से संबंधित है। ठीक है, आपको साइट की फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बतानी है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।